हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम क्लाइमेट, वेदर और सीजन में डिफरेंसेस को समझेंगे और इसके साथ ही हम समझेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट वेदर को इफेक्ट करते हैं, किन वजह से अलग अलग एरिया का जो क्लाइमेट और वेदर है वो अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो बेसिकली यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है कि जो क्लाइमेट है ये सम टोटल है, यानी कि आप कह सकते हो एवरेज है वेदर कंडीशंस की और एक बड़े एरिया की वेदर कंडीशंस और उनमें जो वेरिएशंस आते हैं उनका एक एवरेज है, सम टोटल है और लार्ज एरिया के लिए है, बड़े एरिया में होता है और लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, ये मोर देन 30 इयर्स की का जो सम टोटल होता है, जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। इसके बाद सेकंड, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझिएगा। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए ये क्या होता है, एक छोटे से एरिया में होता है और एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है, कंडीशन होती है। स्टेट का मतलब कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है छोटे एरिया की और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। ये नहीं है कि ये 1 ईयर 2 ईयर या 30 ईयर का होगा, ये फ्यू आवर्स का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, ठीक है। तो वेदर क्या है, वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया फॉर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद देखिए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, इनको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और वो क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ही किसी जगह क्लाइमेट हॉट या कोल्ड होता है और वेदर भी। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वजह से भी ये चेंज होते हैं। उसके बाद विंड की स्पीड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी इफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी, अब जो एयर है उसमें कितना अमाउंट है वाटर वेपर्स का, वो भी इफेक्ट करता है। और उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के जिस फॉर्म में जो वाटर वेपर्स है वो वापस लैंड के ऊपर आते हैं, चाहे वो रेनफॉल है, चाहे वो स्लीट है, चाहे वो हेल स्टॉर्म्स है, चाहे वो स्नोफॉल है, वो सारा का सारा प्रेसिपिटेशन में आता है। तो उसका अमाउंट भी इफेक्ट करता है किसी जगह के वेदर या क्लाइमेट को। On the basis of generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season। देखिए जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर मंथ के जो ग्रुप है उसमें एक एक तरह का जनरलाइज, एक तरह का कॉमन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो पाई जाती है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम ईयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम सीजन कहते हैं। जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन के जो 3-4 महीने होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो लो होता है, डेज स्मॉल होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं, ठीक है। फॉगी क्लाइमेट होता है, ठंड ज्यादा होती है। उसके बाद समर में क्या होता है, डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं, टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, लू चलती है नॉर्दर्न एरियाज में। वैसे ही रेनी सीजन में रेनफॉल वगैरह जो भी कंडीशन होती हैं, तो उसी के बिहाफ पे ईयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और इन्हीं पार्ट्स को हम सीजन का नाम देते हैं। The climate of India is described as monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in South and Southeast Asia। देखिए जो इंडिया का क्लाइमेट है ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैज, तो ये क्या आएगा, मॉनसून टाइप। क्यों, क्योंकि मॉनसून ही है जो इंडिया के क्लाइमेट को डिफाइन करती है। इंडिया के क्लाइमेट को में गर्मी ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी, वो सारी की सारी कंडीशंस को डिफाइन कौन करता है, मॉनसून।
एंड एशिया में इस तरह का जो क्लाइमेट है वो सिर्फ साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में ही हमें देखने को मिलता है। डिस्पाइट an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition within a country। देखिए ओवरऑल तो हमने देख लिया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, लेकिन रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से काफी सारे ऐसे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स बन जाते हैं जो काफी नोटिसेबल है। परसेप्टिबल का मतलब होता है नोटिसेबल, तो काफी नोटिसेबल रीजनल वेरिएशंस है क्लाइमेट में, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हम आगे करेंगे कैसे हैं। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ precipitation but also it its amount and द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि कह सकते हो कि जो रेनफॉल है, इसका भी अमाउंट पूरी कंट्री में अलग अलग हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, और साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड है वो भी पहले या बाद में हो सकता है, उसमें भी कुछ एक दिनों का डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जैसे पूरे इंडिया में मोस्टली रेनफॉल होता है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहां पे स्नोफॉल होता है। ठीक है। कभी कभी स्लीट भी आता है, उसके बाद कभी कभी जो हेल स्टॉर्म्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके जो टाइप है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्म्स भी अलग अलग हो सकती हैं। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper part of the Himalayas, it rains over the rest of the country। देखिए जो नॉर्दर्न हिमालय रीजन है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे मोस्टली जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के रूप में होती है। बट बाकी जो इंडिया का पार्ट है वहां पे मोस्टली जो क्या होता है, रेनफॉल होता है। The annual precipitation varies from 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan। तो इसका जो अमाउंट है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मेघालय है, मेघालय में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 400 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हो सकती है, कि एक साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। बट वहीं पे जो लद्दाख है या वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, वहां पे 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल कई बार दर्ज की जाती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। कंट्री का मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्सिमम जो पार्ट है, वहां पे रेनफॉल है वो जून से लेकर सितंबर तक होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नीचे वाले एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ एक एरियाज हैं या तमिलनाडु है, वहां पे क्या होता है, रेनफॉल है वो अक्टूबर या नवंबर में आती है। द जनरल In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrast are more in the interior of the country। अब देखिए जो सीजन चेंज होते हैं, सीजन के हिसाब से जो साउथ इंडिया है, जो आप कह सकते हो कोस्टल एरियाज है, ये ओशन के साथ लगने वाले एरियाज है, वहां पे जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। वहां पे गर्मी भी वैसी होती है, सर्दी भी वैसी होती है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है, जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट में आते हैं, मीन्स आप नॉर्थ एरिया में जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है या नॉर्दर्न माउंटेन्स है, तो वहां पे ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया में हम देखते हैं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिलती है। ये क्यों है? क्योंकि ये एरियाज ओशियन से, सी से काफी ज्यादा दूर है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल है जो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाती है तो उसका जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स, कि ऐसे कौन से कंट्रोल्स है जो क्लाइमेट को
अपने कंट्रोल में रखते हैं, लिमिट में रखते हैं और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। वो देखिए, ये टोटल 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये रीड करते हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। देखिए, क्योंकि अर्थ कर्व्ड है, कर्व्ड का मतलब गोल है, तो उसके गोलाई के कारण जो इसके ऊपर सन की लाइट है, सन की एनर्जी है, उसका अमाउंट है वो कम या ज्यादा होता रहता है। और वो कम या ज्यादा कैसे होता है, वो इसके लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होगा, उतना ही जो वहां पे अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ऊपर पोल की तरफ जाते हैं या जैसे जैसे हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आते हैं, तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the pole. तो इसी के अकॉर्डिंग जो एयर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ। यानी कि इक्वेटर पे जो एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो एयर का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब जो सेकंड कंट्रोल है वो क्या है, वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट अबव सी लेवल। जैसे लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्लोब के ऊपर स्लैंट जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेटी हुई लाइंस होती हैं, वो होती हैं जो बेसिकली ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। और वैसे ही जो सेकंड ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब कि जो सी लेवल है, ओशन का वाटर है, उसके ऊपर कितना ऊंचाई है, उसी को ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस of the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases। जैसे ही कोई पर्सन अर्थ के सरफेस से हाइट के पर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसकी डेंसिटी है वो कम होती जाती है। और उस डेंसिटी कम होने की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में या साउथ इंडिया में या आप कह सकते हो डेजर्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम माउंटेन की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होता है, हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो वहां का टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। The hills are therefore cooler during summer। इसी वजह से जो हिल स्टेशंस हैं वो समर के टाइम में ठंडे रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर है वो कम होता है। थर्ड है द प्रेशर एंड द विंड्स। यानी कि प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। जो विंड सिस्टम है इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो चीजें बनती हैं। जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो क्लाइमेट है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये जो प्रेशर है, हाई प्रेशर, किसी जगह पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, ये किन चीजों के ऊपर किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन है लैटिट्यूड, यानी कि कोई प्लेस है वो इक्वेटर से के कितना पास है या कितनी दूर है। अगर तो इक्वेटर के पास है तो वहां पे लो प्रेशर होगा, अगर इक्वेटर से दूर है तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पे ठंड बढ़ जाएगी। ऑल्टीट्यूड, जितना कोई एरिया अर्थ के सरफेस के पास है वहां पे उतना ही लो प्रेशर होगा। जितना हम हाई एरिया में जाएंगे, जितना ही हम आप कह सकते हो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, तो ठंड बढ़ेगी, ठीक है। 10 इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। इसी की वजह से जो टेम्परेचर और रेनफॉल है उसके पैटर्न्स में चेंज आता है। फोर्थ नंबर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। कि जो सी है, ओशियन है या बे है, उससे कोई प्लेस कितनी दूरी पर है या कितनी क्लोज है, इससे भी किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है। देखिए, सी एक्सर्टेड अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट
as the distance from sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. जितना कोई प्लेस ओशन के पास होगा वहां का जो क्लाइमेट है वो उतना ही मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब कि वहां पे ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ही ज्यादा ठंड होगी। गर्मी और सर्दी में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन जितना कोई प्लेस ओशन से दूर जाता है जैसे दिल्ली है या हरियाणा है, पंजाब है, तो जितना एरिया जो ओशियन है, सी है, उनसे दूर होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस आएंगी। गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर्दियों में ठंड ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली। ठीक है, ये जो कंडीशन है, एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, इसको कॉन्टिनेंटली कह देते हैं। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, जो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। फिफ्थ नंबर पे है ओशियन करंट्स, कि ओशियन की जो लहरें हैं, ओशियन में जो धाराएं हैं। ओशियन करंट क्या होता है कि गर्म जो इक्वेटर के पास वाला ओशियन है उसका पानी गर्म होगा, जो पोल्स के पास वाले ओशियन है वहां पे पानी ठंडा होगा। तो जो गर्म पानी है वो पोल्स की तरफ जाता है और पोल से ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इसी को ओशियन करंट कहा जाता है। अलोंग विद ऑनशोर विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। इसी जो करंट सिस्टम है इसी की वजह से जो इसके जिस एरिया में करंट बहते हैं उसके पास वाला जो लैंड का पार्ट है वहां का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट will be warmed or cooled if the wind are onshore। अगर कोई एरिया जहां पे कोल्ड वाटर करंट्स हैं तो उसके पास वाला जो लैंड है वहां पे भी ठंडी हवा चलेगी तो वहां पे ठंड बढ़ेगी। अगर कोई एरिया वार्म वाटर करंट के या हॉट वाटर करंट के नियर अबाउट है तो वहां पे गर्म हवाएं चलेगी तो वहां का जो टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म रहेगा। तो ओशियन करंट्स भी किसी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है? टाइप ऑफ लैंड। तो रिलीफ कैसे किसी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है वो देखते हैं। रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट winds। दे मे also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds। जो हाई माउंटेन्स है वो भी किसी एरिया के जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा है तो वो गर्म हवाओं को भी रोकती है, वो ठंडी हवाओं को भी रोकती है। जिस प्रकार से हिमालय है, हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो कोल्ड है, एक्सट्रीम ठंड है उससे बचाती है। और साउथ से जाने वाली जो गर्म हवाएं हैं या जो मॉनसून विंड्स है उनको रोककर इंडिया को एक तो गर्म रखती है और दूसरा रेनफॉल भी करवाती है। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है और कई बार जो रेन लाने वाली जो विंड होती हैं उनको रास्ते में रोककर और एक एरिया में जो रेनफॉल है वो भी करवाती हैं। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई। जो लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड यानी कि जिस साइड में हवा टकराती है उस साइड में तो रेनफॉल आ जाती है, लेकिन जो उस माउंटेन का उसके पीछे वाला पार्ट है जहां पे हवा नहीं टकराती वो एरिया सूखा रह जाता है, वहां पे रेनफॉल नहीं आती, तो उसको लीवर्ड साइड कह दिया जाता है, तो वो हमेशा ड्राई रह जाता है। इसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब कि जो ग्लोब के ऊपर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की साइड जो जो लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है। तो वो कैसे इंडिया के जो क्लाइमेट है इसको चेंज करती है वो देखिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। एक इंडिया के सेंटर से लाइन क्रॉस आउट करती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हैं। तो ये
रन ऑफ कच्छ जो वेस्ट में गुजरात में वहां से शुरू होकर और इंडिया के सेंटर में से 8 राज्यों को क्रॉस करती हुई मिजोरम में जाकर निकल जाती है। तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belong to the tropical area। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आ गया, यानी कि वो ट्रॉपिकल एरिया में आ गया, तो वहां पे जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल होगा। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम नॉर्थ इंडिया कह देते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितने भी स्टेट ऊपर है वो सारे के सारे किस पार्ट में आएंगे, सब ट्रॉपिकल में। तो वहां पे जो क्लाइमेट होगा वो सब ट्रॉपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate। इसीलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है इसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसमें ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव सी लेवल, कि जो सी लेवल है उससे ऊपर कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है किसी प्लेस की, उसी को ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। तो उसके हिसाब से देखें, इंडिया हैज माउंटेन्स इन द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इंडिया के नॉर्थ साइड में जो हिमालयन माउंटेन्स है वो है जिनकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरियाज वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है वो भी हमें देखने को मिलते हैं जहां पे जो हाइट है वो 30 मीटर्स या इतना ही की उसका जो एलिवेशन है वो हमें देखने को मिलता है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब जो हिमालय है वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, वो सेंट्रल इंडिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया, या आप कह सकते हो जो सब कॉन्टिनेंट है उप महाद्वीप है, इसमें एंटर करने से उनको रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बाकी एशिया की क्लाइमेटिक कंडीशन से बिल्कुल अलग हैं। इसी वजह से इंडिया को एक सब ट्रॉपिक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस continent experience comparatively milder winters as compared to the central highlands। इन्हीं जो हिमालयन माउंटेन्स है इसी की वजह से जो इंडिया है इसमें जो विंटर सीजन है वो बहुत कम होता है अगर हम सेंट्रल एशिया के विंटर सीजन से कंपेयर करें। तो सेंट्रल एशिया में जो विंटर सीजन होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, वहां पे सर्दियों में सब कुछ जम जाता है, बहुत हैवी स्नोफॉल होती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। उसका मेजर रीजन क्या है, उसका मेजर रीजन है द हिमालयन माउंटेन्स, जो इंडिया में आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको रोकती हैं। नेक्स्ट है प्रेशर विंड्स। प्रेशर विंड्स वही जो हमने ऊपर किया है। द क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब ये जो विंड सिस्टम है इसी की वजह से जो इंडिया का जो वेदर कंडीशन है वो इफेक्ट होता है। सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड। सरफेस विंड यानी कि जो अर्थ के पास चलती हैं, हमारे अर्थ के सरफेस के पास चलने वाली जो विंड उनको सरफेस विंड कह दिया जाता है। और जो प्रेशर है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, जैसे गर्मियों में क्या होता है कि जो इंडिया का लैंड वाला पार्ट है वहां पे लो प्रेशर होता है, जो ओशियन है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, वहां पे हाई प्रेशर होता है। तो ओशियन से लैंड की तरफ हवा चलती है जिसको हम मॉनसून कह देते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल आती है। और सर्दियों में ये जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाती है। इंडिया के जो मेन लैंड है वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है और जो ओशियन है वहां पे लो प्रेशर होता है। तो जो विंड है वो लैंड से ओशन की तरफ चलती है। तो इससे बहुत सारा जो हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होती है, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स कह देते हैं। ये एक हमारे एटमॉस्फेयर में एक हाइट से ऊपर ये जो बहुत स्पीड से चलने वाली विंड्स हैं जो
अलग अलग तरह की जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स वगैरह हैं, जो जेट स्ट्रीम्स हैं, उनकी वजह से भी हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, उनमें इफेक्ट आता है। इसके बाद है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल करता है, जो मेडिटेरेनियन में साइक्लोन्स बनते हैं, उनकी वजह से जो इंडिया में विंटर सीजन में जनवरी फरवरी में जो रेनफॉल आता है वो आता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आप कह सकते हो कि बे ऑफ बंगाल में बनते हैं या इंडियन ओशियन वगैरह में बनते हैं, तो वो भी इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया क्या है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में के रास्ते में लाई करता है। देखिए ईस्टर्ली विंड्स क्या होती हैं कि इक्वेटर के पास वाली जो पट्टी है वहां पे जो हवा है वो ईस्ट वाली साइड से वेस्ट की तरफ चलती है, और ये क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको इसलिए इसमें नॉर्थ लिखा जाता है। दीज विंड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आती हैं। They blow southward and get deflected to the right due to the Coriolis force। ये क्या करती हैं, ये सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ चलती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं और वहां से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है कि जब अर्थ घूमती है तो उसकी वजह से अर्थ की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हवा है वो उसके साथ उतनी स्पीड से घूम नहीं पाती, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और इक्वेटर के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया होता है उसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर देती है। ऊपर हाई प्रेशर एरिया से नीचे साउथ की तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ ये मूव करती है। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड बिलो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल। क्योंकि ये लैंड से ओशियन की तरफ चलती है तो ऑब्वियसली लैंड में से इसको कोई ज्यादा मॉइस्चर नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं करती, या अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी सी रेनफॉल होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये देखिए ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। देखिए ये ईस्ट की साइड से इधर से आ रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आके और फिर इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो अब रीड करते हैं, देखिए द प्रेशर एंड द विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक ड्यूरिंग विंटर। दिस there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold dry winds blow from this region to low pressure area over the ocean to द साउथ। देखिए इंडिया में जो विंटर सीजन होती है उसमें जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो यूनिक होती है, रिवर्स होती है, क्योंकि इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन्स है या नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे विंटर सीजन में ठंड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर में मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। और वहीं पे साउथ इंडिया में या जो ओशियंस है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से ये इनका मूवमेंट है, ये देखिए विंटर सीजन का ये एक सिनेरियो है जहां पे जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ मूव कर रही है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर। ठीक है, समर में क्या होता है कि जो इंटीरियर मतलब इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया में, इंडिया में और एशिया में भी, एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे
और जो सेंट्रल एशिया है इसके ऊपर वाला ये यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया बन जाता है। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। ठीक है, देखिए ऊपर वाले सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन समर में ये जो कंडीशन है वो टोटली रिवर्स हो जाती है। किस तरह से कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, यहाँ पे नीचे ओशन में हाई प्रेशर होता है एरिया होता है, तो यहाँ से हवा है नीचे से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है ड्यूरिंग समर सीजन। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। क्या है कि जो यहां से इंडिया के इंडियन ओशियन के साउथ से हाई प्रेशर एरिया है, तो यहां से जो विंड है वो क्या है साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती है। तो इनका ये किस डायरेक्शन से आती है, साउथ से, और इनको साउथ ईस्टर्ली जो डायरेक्शन या साउथ ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, क्योंकि यहां से आकर ये इधर यहां से इस साइड मूव करती है, तो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में इनको कह दिया जाता है। क्रॉस द इक्वेटर, साउथ से यहां से नीचे साउथ से इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहां से आकर इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और उसके बाद ये इस साइड मूव करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। These are known as साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। यही है जिनको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड कहा जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में गर्मियों के सीजन में या रेनी सीजन में रेनफॉल आती है। These winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। ये क्योंकि साउथ में जो इंडियन ओशन है ये गर्मियों का टाइम है, तो उसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है इसमें इतना हैवी मॉइस्चर होता है कि वो पूरे के पूरे इंडिया में काफी हैवी रेनफॉल है वो क्रिएट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तक अभी तक हमने यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर के बारे में और उनको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीजन। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि हर एक तक ये जो वीडियो पहुंचे और जो भी बच्चे शॉर्ट टाइम पीरियड में ज्यादा रिवीजन करना चाहते हैं नोट्स के थ्रू, उनको इजीली उनके हाथ में ये पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।